नमस्कार साथियों। द डिटर्मिनेशन यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सबों का बहुत 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 स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम एक बहुत ही अहम टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सबों को पता ही होगा कि हमारे जो 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे चंद्रचूड़ साहब सेवानिवृत्त हो गए हैं और उनकी जगह एक ऐसा चर्चित नाम जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सामने आया है, जिन्होंने 11 नवंबर को अपना शपथ भी ग्रहण कर लिया है। काफी चर्चा में है वो नाम, आप लोग परिचित होंगे उस नाम से, और वो नाम है संजीव खन्ना का। जी हाँ, हंसराज खन्ना के भतीजे के रूप में जो उसकी चर्चा हो रही है। आज के इस लेक्चर में हम लोग यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों हंसराज खन्ना के जस्टिस के रूप में उनके कार्यकाल को याद करते हुए संजीव खन्ना के नाम को उनके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। क्या चुनौतियां होंगी संजीव खन्ना के सामने और किस तरह की उनकी सफर रही है, क्योंकि जो संजीव खन्ना है जस्टिस, उनके माता पिता कभी उन्हें सीए बनाना चाहते थे, लेकिन संजीव खन्ना अपनी मेहनत और लगन के बल पर अपने चाचा के पदचिन्हों पर चलते हुए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तक का सफर तय किया। आसान नहीं था यह सफर। तो हम आज संजीव खन्ना के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और हंसराज खन्ना से क्यों उनको इस तरह से संबद्ध करके देखा जा रहा है, अपेक्षाओं की क्या बोझ संजीव खन्ना के कंधों पर होगा। इन तमाम मुद्दों की हम आज के क्लास में चर्चा करने जा रहे हैं। भारत की न्यायपालिका की चर्चा करेंगे, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा करेंगे। और सबसे पहले हम आते हैं कि आप जान रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में, मुख्य न्यायाधीश के रूप में संजीव खन्ना, इन्होंने 11 नवंबर 2024 को अपना शपथ ग्रहण लिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलवाई। यह है हमारे 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और संजीव खन्ना की अगर हम जीवन को समझने का प्रयास करें तो इनकी जो जीवन परिचय को देखें तो इनका जन्म 14 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। इनकी माता का नाम सरोज खन्ना था, जो कि बहुत ही विख्यात एक लेक्चरर रह चुकी थी। लेडी श्री राम कॉलेज में दिल्ली में वो लेक्चरर के पद पर थी, जबकि उनके पिता जो थे वो देवराज खन्ना, संजीव खन्ना के पिता का नाम देवराज खन्ना था। ये एक प्रसिद्ध वकील रह चुके थे और बाद में दिल्ली के हाई कोर्ट में ये जस्टिस की भूमिका का भी निर्वहन किया था। लेकिन देवराज खन्ना नहीं चाहते थे कि उनका बेटा जज बने, क्योंकि देवराज खन्ना ऐसा मानते थे कि जज के पेशे में काफी संघर्ष है, काफी चुनौतियां हैं, और वो चाहते थे कि उनका बेटा चार्टर अकाउंटेंट बने, सीए बने। लेकिन संजीव खन्ना अपने चाचा हंसराज खन्ना को अपना आइडियल मानते थे। और जस्टिस हंसराज खन्ना एक वही नाम है जो संविधान का हर स्टूडेंट, संविधान कानून को पढ़ने वाले हर विद्यार्थी उनकी नाम को बहुत ही सम्मान के साथ लेते हैं। हम उन तमाम बाकियों पर आज के इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो सबसे अधिक चर्चा इसी बात का है कि जस्टिस संजीव खन्ना के चाचा का नाम जस्टिस हंसराज खन्ना था, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे इंदिरा गांधी जी के समय में। वरीयता के क्रम में शीर्ष पर होने के बावजूद भी जस्टिस हंसराज खन्ना को इंदिरा गांधी जी ने चीफ जस्टिस नहीं बनाया था, और उनकी जगह जस्टिस बेग सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस बने थे। तो बहुत ही रोचक ये मसला है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, लेकिन पहले और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या है वो मसला जिसको लेकर उनके चाचा हंसराज खन्ना प्रसिद्ध हुए थे, और क्यों हंसराज खन्ना का साया जस्टिस संजीव खन्ना का पीछा कर रहा है। उनके चाचा के जजमेंटों की अपेक्षाओं का बोझ भी क्यों उनके कार्यकाल में लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। तो दरअसल यहां पर हम सबसे पहले जस्टिस हंसराज खन्ना को ही जानने का प्रयास करते हैं। यह आपको सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे,
और एक बहुत ही प्रसिद्ध मामला था एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लाबाद 1976। ये वो दौर है जब देश में आपातकाल है, मौलिक अधिकारों पर सरकार के तानाशाही के डंडे चल रहे हैं, आम नागरिक जेलों में ठूंसे जा रहे हैं, मीसा कानून के तहत सैकड़ों हजारों की संख्या में लोगों को जगह जगह गिरफ्तार किया जा रहा था। 1975 में इंदिरा गांधी ने आपातकाल की अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। और जैसा कि आप सभी परिचित होंगे इस चीज से कि इससे पहले चूंकि एक बहुत ही प्रसिद्ध केस था गोलकनाथ केस, गोलकनाथवाद और केशवानंद भारती केस, 24 अप्रैल 1973 का वो जजमेंट केशवानंद भारती की 13 जजों की संवैधानिक पीठ, और उस पीठ का जो फैसला आया था वो 7-6 के बहुमत से आया था। और 7-6 के बहुमत से जब केशवानंद भारती केस का वाद का जब फैसला आया था तो इंदिरा गांधी ने इसे अपनी प्रतिष्ठा में हनन समझा, और उस समय भी जस्टिसों के वरीयता को दरकिनार किया गया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति जो होती है वो कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा होता है, लेकिन कॉलेजियम की का प्रादुर्भाव जो होता है वो बहुत बाद में होता है। आप लोग कॉलेजियम के बारे में हमारी एक वीडियो है यूट्यूब पर जिसको आप वहां पे जाके देख सकते हैं कि कैसे फर्स्ट जजेज केस, सेकेंड जजेज केस, किस तरह से एक रिफरेंस केस जो KR नारायणन राष्ट्रपति थे उनके समय में भी आया था और किस तरह से कॉलेजियम का विकास हुआ। लेकिन ये दौर केशवानंद भारती केस के जजमेंट के बाद जब वहां पर आप देखिएगा कि जजों के वरीयता के क्रम को दरकिनार किया गया, क्योंकि हमारे देश में आजादी के बाद से एक परंपरा बनी, कहीं संविधान में इसका लिखित रूप से कहीं पे कोई उल्लेख दर्ज नहीं है, लेकिन हमारे जजों ने एक बड़ा ही स्वस्थ परंपरा बनाया। और जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के बाद जो वरीय जज होते थे, वरीयता क्रम में जो सबसे पहले पैदान पे होते थे, दरअसल उन्हीं को चीफ जस्टिस बनाया जाता था। लेकिन जब केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया तो उस जजमेंट में जस्टिस सैलेट, जस्टिस ग्रोवर, जस्टिस हेगड़े ये वरीयता क्रम में आगे थे, लेकिन इंदिरा गांधी जी ने इन तीनों में से किसी को भी चीफ जस्टिस नहीं बनाया, और वरीयता क्रम में उससे नीचे के जो जज थे जस्टिस AN रे, उसको चीफ जस्टिस बनाया गया। तो ये बहुत ही रोचक मसला था। हालांकि ये नहीं है कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में कभी वरीयता के क्रम का उल्लंघन नहीं हुआ। ये वरीयता के क्रम का उल्लंघन नेहरू जी के समय में भी हुआ था, लेकिन उसके कुछ अलग कारण थे। दरअसल वो मसला था कि जफर इमाम जो सुप्रीम कोर्ट के वरीयता के क्रम में सबसे आगे थे और चीफ जस्टिस जफर इमाम साहब को ही बनना था, लेकिन चूंकि जफर इमाम साहब की मानसिक स्थिति सही नहीं थी, मानसिक स्वास्थ्य उनका सही नहीं था, और इसलिए जफर इमाम के जगह पे नेहरू जी के कार्यकाल के दौरान जो है गजेंद्र गढ़कर को सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया। तो उसके कोई राजनीतिक निहितार्थ नहीं थे वहां पर, कोई राजनीतिक कारण नहीं था। लेकिन पहली बार ऐसा देखा गया कि न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस के चुनाव में राजनीतिक हस्तक्षेप को महसूस किया गया। कहने को हमारे संविधान में न्यायपालिका को एक स्वायत्त, स्वतंत्र, निष्पक्ष संस्था के रूप में गठित किया गया है, लेकिन न्यायपालिका पर सत्ता का हस्तक्षेप, राजनीतिक का हस्तक्षेप उस दौर में देखने को मिलती है जब न्यायपालिका और विधायिका एक दूसरे के सामने थी। बहुत सारे जजमेंट आए उस दौर में और एक दूसरे के सामने खड़े थे न्यायपालिका और सरकार। तो आप देखिएगा उसके बाद फिर केशवानंद भारती जजमेंट के बाद जो है इंदिरा गांधी के तेवर अलग हो गए और उन्होंने 1975 में आकर, जून 1975 में देश में आपातकाल की, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की।
और उस आपातकाल के दौरान लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए गए। मीसा कानून के तहत लोगों की गिरफ्तारियां होने लगी और उसी समय ये आपको एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्लावाद 1976 जो वो वाद था जिसको हैरियस कॉर्पस मामला के नाम से भी जानते हैं। दरअसल इस बात का मुख्य चर्चा का बिंदु अगर समझे आप तो वो यही था कि क्या अगर अनुच्छेद 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो क्या इस आधार पर लोगों के मौलिक अधिकार को छीने जा सकते हैं? क्या उन्हें अनुच्छेद 21 के तहत जो गरिमापूर्ण ढंग से जीवन जीने का अधिकार है क्या उसे छीन लिए जाएंगे? अगर मौलिक अधिकार का हनन होगा तो क्या उसके प्रवर्तन के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, हाई कोर्ट नहीं जाएंगे? क्या आर्टिकल 32 और अनुच्छेद आर्टिकल 226 जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रीट जारी करते हैं, क्या वो रीट जारी करने की शक्ति न्यायालय की छीन गई या लोग अपने मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय का दरवाजा नहीं खटखटा सकते हैं? तो ये बहुत ही दिलचस्प बात था और इसमें जो फैसला आया वो फैसला इंदिरा गांधी के पक्ष में आया। ये 5 जजों की एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला वाद 1976 ये 5 जजों की एक संवैधानिक पीठ थी। सारे देश की निगाह सुप्रीम कोर्ट की तरफ था कि सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों का रक्षा करेगा, संविधान का रक्षा करेगा। और इस केस का, इस वाद का फैसला 4-1 के बहुमत से किया गया। 4 जजों ने बिल्कुल सरकार के पक्ष में अपनी सुर मिलाया और उन्होंने कहा कि जब आर्टिकल 352 के तहत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो लोगों के मौलिक अधिकार छीने जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगी। और इकलौते एकमात्र जज जस्टिस हंसराज खन्ना, ये वो जज थे जिन्होंने कड़ा विरोध दर्ज किया। इन्होंने कड़ा रुख अख्तियार किया और उन्होंने जो अपनी टिप्पणी में कहा कि कोई भी सत्ता कानून के शासन की जगह नहीं ले सकता। उन्होंने कहा था कि आपातकाल के दौरान भी नागरिक जीवन के अधिकार की मांग जो है वो जायज है, कोई इसको छीन नहीं सकता। कोई भी सत्ता कानून के शासन की जगह नहीं ले सकता। ये जस्टिस हंसराज खन्ना वो एक लौते जज थे जो सरकार के खिलाफ में अपनी जजमेंट को दिया। इतना ही नहीं, अगर आप जस्टिस हंसराज खन्ना के बारे में जानेंगे तो उनके इस कदम की, उन्होंने जिस दिन अपने फैसले को लिखा था अपनी बहन से उन्होंने बात किया था और उन्होंने कहा था अपनी बहन को कि मेरा फैसला ये होगा और इसकी कीमत हो सकती है कि मुझे चुकानी पड़े। जस्टिस हंसराज खन्ना इस बात से अनभिज्ञ नहीं थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो संभावित कुर्सी है, जो पद है गरिमामयी पद, उससे वंचित किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने अपनी रीढ़ सीधी रखी और उन्होंने लोगों के मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सरकार के खिलाफ एक लौते जज के रूप में उन्होंने अपना जजमेंट सुनाया। जस्टिस हंसराज खन्ना एक नायक बन के उभर गए। पूरी दुनिया में जस्टिस हंसराज खन्ना की चर्चा होने लगी। जस्टिस हंसराज खन्ना के बारे में जॉर्ज और गैडबोइस अपनी पुस्तक जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि जब आपातकाल के बाद 1977 में चुनाव हुए, इंदिरा गांधी की करारी हार हुई, पहली बार केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार का गठन हुआ, मोरारजी देसाई देश के प्रधानमंत्री बने और सुप्रीम कोर्ट की तमाम वादों को लेकर जनता पार्टी सरकार ने, मोरारजी देसाई की सरकार ने एक मारुति जांच आयोग का गठन किया और जस्टिस हंसराज खन्ना को उस मारुति जांच आयोग में की अध्यक्षता का पद ऑफर किया गया सरकार की ओर से। लेकिन जस्टिस हंसराज खन्ना उस पद को अस्वीकार कर देते हैं। उन्होंने कहा कि मेरे फैसले को निष्पक्षता के भाव से, तटस्थता के भाव से नहीं देखा जाएगा और जस्टिस हंसराज खन्ना उस मारुति जांच आयोग से अपने आप को दूर कर लेते हैं।
इतना ही नहीं, गैडबोइस उन्होंने यहां तक लिखा कि जस्टिस खन्ना 8वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने और बिना वेतन का वो काम करने वाले व्यक्ति थे। मतलब जस्टिस खन्ना को बाद में 8वां जो विधि आयोग था उस विधि आयोग का अध्यक्ष बनाया गया और जस्टिस खन्ना ने बिना वेतन का उस पद पे काम किया। बदले में जब एडीएम जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला के ये बात का जब फैसला मात्र एक लौते जज के रूप में जब ये आए सामने, जिन्होंने सरकार के सुर में सुर मिलाने से इनकार किया, ये वरीयता क्रम में उस समय सबसे ऊपर थे और इनकी नंबर थी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस बनने की। लेकिन इंदिरा गांधी की सरकार ने जस्टिस एच.आर. खन्ना के, हंसराज खन्ना की जगह पर उन्हें चीफ जस्टिस नहीं बनाया और उनकी जगह पर जस्टिस बेग को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाया, मुख्य न्यायाधीश बनाया। जस्टिस खन्ना काफी, उन्हें इस कदम से, सरकार के इस कदम से काफी धक्का पहुंचा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज से इस्तीफा दे डाला और इस्तीफा देकर भी वो पूरे देश के नायक बन गए। तो जस्टिस हंसराज खन्ना का सपना साकार नहीं हो पाया, वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पाए। लेकिन आज सौभाग्य समझिए या आप एक इत्तेफाक समझिए कि उसी जस्टिस हंसराज खन्ना के भतीजा जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के 51वें चीफ जस्टिस बने हैं। ये है संजीव खन्ना। इसीलिए ये चर्चा क्यों हो रही है हंसराज खन्ना के साथ, अब आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे कि क्यों जस्टिस हंसराज खन्ना के बारे में इतनी चर्चा हो रही है और संजीव खन्ना का नाम उनके साथ क्यों जोड़ा जा रहा है। आप समझ सकते हैं कि जब आप जस्टिस संजीव खन्ना की बात करेंगे, ये अपने चाचा के से इतनी ज्यादा प्रभावित थे कि इन्होंने आज तक अपनी चाचा की जो भी फैसले हैं, जो उनके जजमेंट हैं, जो उनकी डायरी है, जो उनके हस्तलिखित नोट्स हैं, वो सारे सुरक्षित रखे हैं संजीव खन्ना ने अपने पास। जो उनकी टिप्पणियां हैं उन सबों को वो सुप्रीम कोर्ट में आपको दे देंगे, संरक्षित रखा जाए, जिससे ताकि आने वाली पीढ़ियां कानून के बारे में पढ़ाई करने वाले शिक्षार्थी, शोधार्थी उसका अध्ययन कर सके और जस्टिस हंसराज खन्ना के फैसलों, उनके जजमेंटों के बारे में पढ़ सके। हम जरा संजीव खन्ना, अब अगर आप संजीव खन्ना के बारे में जानना चाहते हैं तो इनके माता पिता के बारे में आप जान ही चुके हैं और मैंने पहले ही बताया कि अपने चाचा से इंस्पायर होकर इन्होंने वकालत का रास्ता चुना। अगर इनकी कानूनी सफरनामा को आप देखें तो 1983 में दिल्ली बार काउंसिल के साथ एक वकील के रूप में ये नामांकित होते हैं, 30 हजारी कोर्ट दिल्ली का, जहां से वो एक वकील के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं, वकाल के रूप में अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं और बाद में वर्ष 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में अस्थायी वकील के रूप में इनकी नियुक्ति होती है। फिर आप देखिएगा वर्ष 2005 में ये दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किए जाते हैं। जब आप संविधान के अनुच्छेदों को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में जो अतिरिक्त न्यायाधीशों के नियुक्ति का प्रावधान है और वर्ष 2005 में जस्टिस खन्ना, संजीव खन्ना दिल्ली उच्च न्यायालय में, दिल्ली हाई कोर्ट में जो है अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किए जाते हैं। बाद में 2006 में आके ये दिल्ली उच्च न्यायालय के अस्थायी जज बन सकते हैं। मतलब अगर आप देखें तो उन्होंने 1983 में बार काउंसिल में वकालत से एक वकील के रूप में अपने कानूनी सफरनामा की शुरुआत किया, अपने चाचा से इंस्पायर होकर। 2004 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए एक अस्थायी वकील बने। 2005 में वो दिल्ली उच्च न्यायालय में एक अतिरिक्त जज के रूप में उनको प्रोन्नत किया जाता है, जबकि 2006 में वो दिल्ली हाई कोर्ट के अस्थायी जज नियुक्त हो जाते हैं। और 18 जनवरी 2019 जिस समय रंजन गोगोई, जस्टिस गोगोई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, जस्टिस गोगोई की कोलेजियम की अध्यक्षता वाली पीठ ने संजीव खन्ना के नाम को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नामित किया और जस्टिस गोगोई के समय में वर्ष 2019 में
उनको भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में प्रोन्नत किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए। और जब सुप्रीम कोर्ट के जज बनाए गए तो आप चौंक जाएंगे कि वर्ष 2019 में जब वो सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट में उनका पहला दिन उसी कोर्ट रूम नंबर 2 से शुरुआत होता है जहां कभी जस्टिस हंसराज खन्ना बैठते थे। जिस कोर्ट रूम 2 में जस्टिस हंसराज खन्ना यानी उनके चाचा एच.आर. खन्ना बैठते थे, उसी रूम से संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट में अपनी जज के रूप में वो पहली दिन उनकी उसी रूम में बीतती है। कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के उस रूम नंबर 2 में आज भी जस्टिस हंसराज खन्ना की तस्वीर लगी हुई है और सारा दिन संजीव खन्ना उस रूम में बैठते हैं अपनी पहली दिन, लेकिन उन्होंने कभी भी जस्टिस हंसराज खन्ना के साथ, अपने चाचा के साथ तस्वीर नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि आज तक वो अपनी चाचा के साथ तस्वीर नहीं लिया, लेकिन उनकी एक दिली इच्छा है, जैसा कि संजीव खन्ना ने एक इंटरव्यू में, एक टेलीविजन चैनल को एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उन्होंने कहा था कि जब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में वो रिटायर होंगे तब वो अपने चाचा के तस्वीर के साथ फोटो लेना चाहेंगे, सेल्फी लेना चाहेंगे। आपको याद है एच.आर. खन्ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बन पाए थे और यही कारण है कि जस्टिस संजीव खन्ना आज तक उन्होंने अपने चाचा के तस्वीर के साथ कोई फोटो नहीं लिया, लेकिन उनकी एक इच्छा है, उनकी एक ख्वाहिश है कि जब वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रूप में सेवानिवृत्त होंगे, अपने चाचा हंसराज खन्ना की तस्वीर के साथ एक फोटो जरूर लेंगे। उसके बाद अगर आप देखिएगा कि 17 जून 2023 से 25 दिसंबर 2023 तक सुप्रीम कोर्ट में वो कानूनी सेवा समिति की अध्यक्षता भी करते हैं संजीव खन्ना। तो कानूनी सेवा समिति का एक महत्वपूर्ण पद भी वो सुप्रीम कोर्ट में संभालते हैं। वर्ष 2019 में वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं जज के रूप में और बाद में देखिएगा कि चूंकि चंद्रचूड़ साहब जो है हमारे 50वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब आप 10 नवंबर 2024 को सेवानिवृत्त हो गए, रिटायर हो गए। और हमारे यहाँ जो जजों के नियुक्ति की प्रणाली है वर्तमान में, कॉलेजियम सिस्टम। सामान्यतः कोई भी चीफ जस्टिस जब सेवानिवृत्त होते हैं तो उनके सेवानिवृत्त से लगभग 1 महीने पहले सरकार के कानून मंत्रालय की ओर से अगले चीफ जस्टिस का नाम मांगा जाता है कॉलेजियम से। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जो कि सुप्रीम कोर्ट के CJI हैं, उन्होंने कानून मंत्रालय को जस्टिस संजीव खन्ना का नाम जो है उन्होंने कॉलेजियम की तरफ से सिफारिश किया। और आप देखिएगा कि कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने जस्टिस खन्ना को 11 नवंबर 2024 से CJI के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना कानून मंत्रालय की ओर से जारी की गई। और फिर आप जान ही रहे कि 11 नवंबर, इस बीते 11 नवंबर 2024 को जस्टिस संजीव खन्ना जो है वो देश के 51वें CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किए गए। और जस्टिस संजीव खन्ना सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कई सारे मसलों में उनकी सहभागिता रही है और उन मसलों के कारण भी काफी चर्चित रहे हैं। जैसे आप देखेंगे कि वीवीपैट सत्यापन का मसला, जिसको उन्होंने खारिज कर दिया, काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था विभिन्न विपक्षी दलों के द्वारा जस्टिस संजीव खन्ना को, क्योंकि लोगों ने याचिका दायर किया कि वीवीपैट के मतलब सारे वीवीपैट के 100% वीवीपैट की पर्चियों का मिलान जो है वो ईवीएम इसके साथ किया जाए, लेकिन इसे अव्यवहारिक बताते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने इस याचिका को अस्वीकार कर दिया था, खारिज कर दिया था। तो काफी चर्चा में चुनावी बॉन्ड योजना जो है हाल के दिनों में आप देखे हैं, जो सरकार की काफी किरकिरी हुई थी इस चुनावी बॉन्ड योजना के तहत, जिसमें एक संजीव खन्ना भी थे, तो इसको लेकर भी वो काफी चर्चित रहे थे। अनुच्छेद 370, जब आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस प्राप्त था, स्पेशल राज्य का एक स्टेटस प्राप्त था धारा 370 के तहत, और जब धारा 370 को हटाया गया तो सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाओं को सूचीबद्ध किया गया और उस पर सुनवाई करने वाले जज में जस्टिस संजीव खन्ना भी थे। उन्होंने ये कहा
इन्होंने इस बात को माना कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था और इसको खत्म कर देने से देश की फेडरलिज्म पर, हमारी संघीय व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसके अलावा हाल के कुछ फैसलों के कारण भी जस्टिस संजीव खन्ना काफी चर्चित रहे थे, जिसमें आप देखेंगे कि आम आदमी पार्टी के जो अध्यक्ष थे अरविंद केजरीवाल, लोकतांत्रिक भागीदारी के महत्व को रेखांकित करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना ने उन्हें जमानत प्रदान की और कहा कि आप लोकतांत्रिक रूप से उनकी राजनीतिक दल के, चूंकि वो अध्यक्ष है, उनकी भागीदारी को आप नहीं रोक सकते हैं। और इसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल जो है वो लोकसभा चुनाव के प्रचार में हिस्सा ले सके, अपनी पार्टी की प्रचार में वो भाग ले पाते हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के ही एक नेता संजय सिंह की भी जमानत याचिका को स्वीकार किया गया था, जिसमें एक संजीव खन्ना भी थे। उसके बाद आम आदमी पार्टी के ही एक और नेता मनीष सिसोदिया, जो कि दिल्ली के बहुत ही चर्चित शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, तो पीएमएलए मामलों में देरी के कारण उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता और अगर इस मामले में देरी होती है तो ये जमानत का वैध आधार है। और इस आधार पर जस्टिस संजीव खन्ना ने मनीष सिसोदिया को जमानत दिया। तो कई सारे ऐसे फैसले रहे जिसमें कि जस्टिस संजीव खन्ना सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में, हालांकि आप देखेंगे कि बिल्किस बानो केस के जो दो व्यक्ति थे, जो दो मुजरिम थे, उनकी याचिका जो लगाई गई थी उस संबंध में भी संजीव खन्ना की एक जजमेंट है। तो अगर आप संजीव खन्ना के फैसलों को देखें तो कई सारे फैसले जो कभी आपको लगेगा कि इन्होंने सरकार के पक्ष में फैसले दिए, विपक्षी दलों का कई बार आरोप लगा कि ये सरकार के पक्ष में फैसले हैं, वहीं कई सारे ऐसे फैसले उन्होंने जहां पे लगा, चाहे वो चुनावी बॉन्ड के मसले पर उनके जजमेंट हो या कुछ अन्य मसलों पर या आम आदमी पार्टी के नेताओं की जमानत पर, तो उनकी स्टैंड थोड़ी अलग दिखी। न्यायपालिका का मुख्य काम संविधान की रक्षा करना, लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। और जब जस्टिस संजीव खन्ना पर उनके चाचा हंसराज खन्ना का के नाम का इतना बड़ा दबाव हो तो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि लगभग 6 महीना की कार्यकाल है वो उनकी, मई 2025 में वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे। तो इस छोटे से कार्यकाल में कितना प्रभाव डाल पाते हैं लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, देश की संविधान की रक्षा के लिए, जहां पे बार बार विपक्षी दलों की ओर से ये आरोप लगाया जाता है कि आज की दौर जो है वो अघोषित आपातकाल की दौर है। राजनीतिक रूप से इस बयान के अपने निहितार्थ हैं, लेकिन विपक्षी दलों के द्वारा अक्सर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि अभी भी वर्तमान में देश में तानाशाही का माहौल है और एक अघोषित आपातकाल का स्वरूप है। हालांकि सरकार इसे पूरी तरह से खारिज करती है। खैर, जो भी मसला रहा वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि अपने छोटे से कार्यकाल में और जस्टिस हंसराज खन्ना के साये में क्या एक प्रभाव डाल पाते हैं संविधान की रक्षा के लिए संजीव खन्ना, कितना आगे बढ़ पाते हैं। और जब सेवानिवृत्त होते हैं तो जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने कई बयानों में दिया कि क्या इतिहास उन्हें कैसे याद करेगा, तो क्या जस्टिस संजीव खन्ना को इतिहास कैसे याद रखेगा, ये आने वाला समय बताएगा। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के द्वारा, इस लेक्चर के द्वारा आपको संजीव खन्ना के फैसलों, हंसराज खन्ना के साथ क्यों उनकी चर्चा की जा रही, इन तमाम बातों की आपको एक बेहतर समझ मिल गई होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारी न्यायपालिका निष्पक्षता के साथ अपना दायित्व, अपना कार्य जो है वो पूरा करेंगे। मिलते हैं फिर से एक नए लेक्चर के साथ, तक के लिए